Hello everyone, welcome to the next lecture of Principles and Practice of Insurance. इसके पहले हमने we have did we have done earlier chapters before, जिसमें से आपका Principles of Insurance और उसके बाद से other types of insurance, reinsurance, double insurance and over and under insurance हमने कर लिया था. Now today we are going to do IRDA और जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के या फिर इंश्योरेंस बिजनेस के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA. IRDA क्या है? IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. एक ऐसी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है. जस्ट लाइक RBI आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या बैंक्स को कंट्रोल करती है, वैसे ही IRDA इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या लिखा है यहाँ पे. Insurance Regulatory and Development Authority was established in 2000 by the Act of Parliament of 1999 to protect the interest of holders of insurance policies and to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance industry. ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जो भी आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो भी कंपनीज हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए IRDA को इस्टेब्लिश किया गया था. एंड टू प्रमोट, रेगुलेट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो भी है वो भी आराम से ग्रो करती रहे और कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. ठीक है, फॉर दैट पर्पस IRDA वॉज इस्टेब्लिश्ड. IRDA के बारे में जस्ट नो वन थिंग कि इसके जो चेयरमैन है, हिज नेम इज SC खूंटिया. आई विल जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन सो दैट यू कैन फॉरगेट. दिस मीन्स सुभाष चंद्र खूंटिया उनका नाम है. ठीक है, और इनका ये चेयरमैन है IRDA के, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो आपको ये पता होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. नाउ इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इंश्योरेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं यहाँ पे. ठीक है, और किस किस जगह पे उसका स्कोप फैला हुआ है या फिर उसका स्कोप बेसिकली क्या है, कहाँ कहाँ पे उसका एम्फेसिस वहाँ पे फोकस करता है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, जहाँ पे पहला है सिक्योरिटी फॉर द हेल्थ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, पता है हमको कि इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं हम? जस्ट टू सिक्योर आर पर्सनल बिलोंगिंग्स. जो भी हमारे पास है, प्रॉपर्टी हो गई या अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए या फिर फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए हम इंश्योरेंस वहाँ पे लेते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी डैमेज और एनी लॉस. नेक्स्ट इज एनकरेज सेविंग्स. एनकरेज सेविंग्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि वी आर जस्ट अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, यानी वी हैव टेकन एनी पॉलिसी, अगर हमने कोई पॉलिसी खरीद ली है, सो हम उसका प्रीमियम भरने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचा के वहाँ रखते हैं. वी सेव सम ऑफ द अमाउंट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बिजनेस या इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें एक सेविंग करने की आदत भी वहाँ पे बन रही है. थर्ड वन इज एनकरेज द हैबिट ऑफ फोर्स्ड थ्रिफ्ट. फोर्स्ड थ्रिफ्ट का मतलब वही है, सेम चीज़ है. थ्रिफ्ट स्टैंड्स फॉर सेविंग्स. ठीक है, थ्रिफ्ट का मतलब ही होता है सेव करना. तो अगर इन केस आप पहले कुछ पैसा नहीं सेव कर रहे थे, नाउ यू आर फोर्स टू सेव दैट मनी. क्यों? क्योंकि अब आपको प्रीमियम पे करना है, तो आपको कुछ पैसा अपने पास बचाना पड़ेगा. इन सच केस प्रोवाइड मेंटल पीस. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड मेंटल पीस, विच मीन्स कि एक तरीके से नाउ यू आर श्योर कि अगर आप नहीं भी रहेंगे तो तभी भी आपकी फैमिली जो है, इट विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन योर एब्सेंस. ठीक है, अगर आप नहीं भी रहेंगे तभी भी फैमिली का काम जो है वो चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि आपने अब एक पॉलिसी परचेज कर रखी है फैमिली के लिए. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? नाउ एफिशिएंसी की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी की बात की जा रही है. ठीक है, कंपनी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? जितनी ज़्यादा पॉलिसी खरीदी जाएगी कस्टमर्स के द्वारा, उतना ही कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी. मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा और वो पैसा कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी.
ठीक है, इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास इन रिटर्न में फिर और फंड्स इकट्ठा होंगे जो कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। सिक्स पॉइंट इज प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। प्रोविजन फॉर द फ्यूचर मीन्स कि आप पहले से ही फ्यूचर के लिए यहाँ पे तैयार हैं, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस अराइज हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है, ऐसी सिचुएशन के लिए आप पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। अवेयरनेस फॉर द फ्यूचर, सेम थिंग, ठीक है कि आप फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जागरूक हैं, ठीक है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टेन इवेंट जो कि वहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में। क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी इज़ बेसिकली कुछ इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे ऐसी भी होती हैं जहाँ पे यू कैन से दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने समय समय पे प्रीमियम भरा है प्रीमियम और कोई भी वहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनी के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये पर्सन जो है ही इज़ वेरी मच सिस्टमैटिक इन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सो इसको हम अगर क्रेडिट देते भी हैं सो हमको ये इंसान जो है टाइम पे पैसा वापस कर देगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ केस ऑफ बैंक कि बैंक में आपकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी जो कि लोन्स देने में भी डील करती हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेडिट फैसिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी वहाँ पे उस केस में। नेक्स्ट इज टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसको आप अपने आईटीआर में दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं कि हमने इतना प्रीमियम पे किया है, सो आपको उस पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा उस इनकम पे। कंट्रीब्यूशन टू द कंजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, इन सच केस यू आर फोकसिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन टू योर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ या फिर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर। कवर फॉर द लीगल लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी के लिए कवर कैसे हो सकता है कि जस्ट से कि जो भी आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल टर्म्स में डिफाइंड हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, बाकी सारे जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे इंश्योरेंस के, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स वहाँ पे अप्लाइड होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इन केस कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, सो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हम आसानी से कोर्ट को प्रोसीड कर सकें। सिक्योरिटी टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज जस्ट वो प्रॉपर्टी जो कि हम सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं कहीं पे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कि लोन लेने के लिए हम कोई प्रॉपर्टी रख देते हैं कहीं पे। जैसे मान लो कि अगर हमने कार इंश्योरेंस करवाया है तो इस केस में क्या है कि वी आर हैविंग आर प्रॉपर्टी, हमारे पास तो हमारी कार है लेकिन हमने उसका इंश्योरेंस करा लिया है, सो अब कोई भी अगर लॉस होता है तो हमको इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा वहाँ पे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। लास्ट पॉइंट इज पोस्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है, इट इज़ नॉट पोस्टर, इट इज़ फॉस्टर, ठीक है, फॉस्टर वर्ड होता है FOSTER। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करेगा कि हमारे पास पैसा है, इनकम है, हम उसको सेव करके हम इन्वेस्ट सेव करके हम उसका प्रीमियम भर रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, और उसके बाद से जो हमको पैसा मिलेगा फ्यूचर टाइम पीरियड पे उसको हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने इस लॉस के लिए प्रिपेयर किया था, अगर लॉस वो नहीं होता है आपको, तो जो पैसा मिलेगा आप उसको किसी ना किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस इट इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे, देर इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर यू। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब इकोनॉमी के हिसाब से किस तरीके से बेनिफिशियल होता है इंश्योरेंस बिजनेस। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, ठीक है, जो भी रिस्क है आपका, ठीक है, रिस्क हमने पहले पढ़ा है, काइंड्स ऑफ रिस्क, इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने काइंड्स ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क मीन्स जितने भी रिस्क आपके हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, कॉमर्शियल रिस्क, या फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिस्क, जितने भी आपके रिस्क हैं सबके लिए एक तरीके से इंश्योरेंस आपका है जो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड एक चीज़ होती है ECF, जहाँ पे इंश्योरेंस का पार्ट भी आता है। मतलब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से
कुछ अमाउंट जो है इंश्योरेंस का चार्ज करता रहता है हर महीने, ठीक है, जो कि उनके रिटायरमेंट पे या फिर जब वो वहाँ से रिज़ाइन देके जॉब छोड़ के निकलते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये एक इमेज बनेगी कि हाँ, जो हमारी कंपनी है इट इज़ थिंकिंग अबाउट आर सेल्फ, हमारे बारे में सोचती है और उसने हमारा इंश्योरेंस भी करा रखा है इस पर्पज़ से। तो एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा एम्प्लॉयज़ के दिमाग में। बेसिस ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस बिजनेस एक तरीके से लोन लेने के लिए एक तरीके से बेस का काम करता है। कैसे कि अगर कोई पर्सन है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर उसके पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो है रेगुलर है, टाइम टू टाइम पे करता आ रहा है, इन सच केस जो भी कंपनी होगी अगर उसको लोन देना चाहेगी या जो भी बैंक होगा अगर लोन देना चाहेगा तो वो उसका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट स्कोर उसका 700 से ऊपर होता है तो इट कैन गिव हिम लोन ऑन कंसेशनल टर्म्स, या फिर आसानी से लोन उसको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस ऑफ की मैन मतलब यहाँ पे क्या है, जो मेन पर्सन है किसी भी फैमिली का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेन पर्सन है किसी भी फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट या कोई कुछ और हो गया, कोई बीमारी हो गई किसी भी मेडिकल इशू की वजह से, सो वहाँ पे इंश्योरेंस की वजह से हिज फैमिली विल नॉट सफ़र लॉस। उसके जाने के बाद जो है जो पैसा उसको मिलेगा एट द पार्ट ऑफ हिज डेथ क्लेम या लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, सो उस पैसे को उस पैसे को फैमिली जो है अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज लॉस प्रिवेंशन मेथड्स। एनकरेज लॉस प्रिवेंशन मेथड्स इज बेसिकली कि जैसे कोई भी लॉस अगर होने के चांसेस हैं तो उस लॉस को आप कवर अप कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल भी कराता है, एक कंपनी भी कराती है, गवर्नमेंट भी कराती है और ग्रुप ऑफ कंपनीज भी करा सकती हैं, ठीक है। सो किसी भी तरह का लॉस होगा इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे कम होगी कॉस्ट? जैसे मान लीजिए कि आपने अपने किसी भी एसेट का इंश्योरेंस करवा लिया है, ठीक है। सो अगर आप उसको बेचेंगे कहीं ना कहीं, ठीक, अगर आप उसको बेचेंगे तो हो सकता है कि सेकेंड हैंड बिकने में उसकी कॉस्ट वो आपको ना मिले या फिर कम मिले कॉस्ट, ठीक। सो यहाँ पे हम बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर कोई सेलर है, अगर उसकी एसेट की कॉस्ट कम हो रही है तो वो उसका इंश्योरेंस करा सकता है, ठीक है। अगर रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट हो गया है, मतलब कॉस्ट कम हो गई है आपके एसेट की, तो उससे बचने के लिए आप क्या करा सकते हैं, यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस या फिर यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस ऑफ योर एसेट। तो जैसे ही बेचोगे वो, उसके बाद से उसकी जो लाइफ टाइम होगी, जैसे मान लो हमने कोई लेट्स से एक बाइक परचेज़ की, अगर उसकी लाइफ हमने 5 साल की मान ली है तो 5 साल का हमने उसके लिए इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। फिर हमने बाइक को बेच दिया, लेकिन बाइक की जो कॉस्ट थी वो कम पड़ी, ठीक है। बाइक बेचने के बाद जो हमको पैसा मिला वो कम मिला, लेकिन हमने इंश्योरेंस करवा रखा था तो वी आर गेटिंग द इंश्योरेंस अमाउंट ऑल्सो ओवर देयर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ जो बाइक बेचने के बाद जो पैसा आया वो तो आया ही, प्लस हमारे पास इंश्योरेंस अमाउंट भी मिल गया है हमको। सो वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। प्रमोट फॉरेन ट्रेड। अगर इंटरनेशनली इंश्योरेंस बिजनेस आपका ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स इंश्योरेंस हो गया या फिर एक्सपोर्टर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डीलिंग हो रही है तो उस केस में इट ऑल्सो एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं बिना इंश्योरेंस के वो काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अपने एसेट के लिए और अपने वर्कफोर्स के लिए उनको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगेन द सेम पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी कैसे हो जाएगा कि इंश्योरेंस बिजनेस के पास पैसा ज़्यादा आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स, और उसी प्रीमियम को फिर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जो वहाँ से फंड मिलेगा उसके हिसाब से उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। उसको वो किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं उस फंड को, लेकिन उस फंड को तब यूज़ करेंगे जब वहाँ से आपने अपने पॉलिसी होल्डर को पैसा दे दिया होगा। जो पैसा बचेगा उसको फिर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इसके अलावा 2 एस्पेक्ट्स और बाकी हैं, दैट इज़ सोशल एस्पेक्ट्स एंड आई थिंक इट इज़ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, नो इट इज़ नेशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।